नमस्कार, आदाब। मैं शहर यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने ऐसा क्या कहा? संजय राउत बोले, लखनऊ में योगी के सामने कह सकते हैं क्या? अबू आसिम आजमी का जिक्र कर आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस पर बोला हमला। पीओके मिलते कश्मीर का मामला हो जाएगा हल, लंदन में विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा दावा। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा यूपी में कानून का राज है, अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव के बयान पर ललन सिंह का पलटवार, लालू यादव पर भी बोला हमला। तिरंगे का अपमान, खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे, लंदन में विदेश मंत्री की सुरक्षा में हुई चोट। अब समाचार विस्तार से। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि उन्हें शहीदों को गद्दार बुलाना गलत है। भाजपा हमेशा हमारे सामूहिक इतिहास और समृद्धि को मिटाने की कोशिश करती है, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। हम ऐसी सभी कोशिशों को विफल करेंगे। हम चाहते हैं कि सुनील शर्मा, जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष, जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा है कि आप हमें ये नहीं बता सकते हैं कि हमारे हीरो कौन है। कहा कि ये गद्दार है, उनको गद्दार बुलाना कतई गलत है। और ये जो बीजेपी का जो इनकी कोशिश रही है टू इरेज आ कलेक्टिव हिस्ट्री, आ कलेक्टिव मेमोरी, ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपकी हर एक ऐसी कोशिश को हम नाकाम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे शहीद हैं। 70 साल से हर साल हम 13 जुलाई को मार्टियर्स डे बनाते हैं और हम चाहते हैं कि सुनील शर्मा साहब पहले माफी मांगे जम्मू कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर की आवाम से। आप हमें नहीं बता सकते हु आर हीरोज आर। For the people of Jammu and Kashmir, the 33 martyrs who laid down their lives on the 13th of July, the 22 martyrs, they are our heroes for the times to come. पहले भी हम ये दिन मनाते थे और हम गुजारिश करते हैं सभी जमातों से कि पीडीपी ने रेजोल्यूशन जरूर लाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि एनसी, कांग्रेस, पीसी, सब जमातें, बीजेपी भी ये रेजोल्यूशन को पास करे, क्योंकि हम चाहते हैं शेख अब्दुल्ला साहब का दिन ही नहीं, मार्टियर्स डे भी हर साल जैसे 13 जुलाई को बनता था वो बने। आप लोग जानते हैं अगर इनने अपनी जान नहीं दी होती तो जम्मू कश्मीर में जो पूरा एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुआ जमहूरियत के लिए, एक अपने राइट्स के लिए, हुकूक के लिए, हम यहाँ आज नहीं होते। इनका खून जो बहा वो हमारे लिए कीमती है और इन पे कोई भी तौहीन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तभी हम आज आके यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे। एंड वी वांट कि सुनील शर्मा साहब अपनी बदतमीजी जो उन्होंने इतनी की है उसके लिए वो अपोलोजाइज करें टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तमिलनाडु में भाषा को लेकर झगड़ा कोई नया नहीं है। वहां से अक्सर ऐसे आरोप लगाए जाते रहे हैं कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है। अब भाषा का ये मामला मुंबई पहुंच गया है। ठाणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के मार्गदर्शक, पॉलिसी मेकर और आरएसएस के नेता भैयाजी जोशी का जिक्र किया है। उन्हें चैलेंज दिया है कि क्या ऐसी बातें आप लखनऊ जाकर कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी मेकर, साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता आदरणीय भैयाजी जोशी कल मुंबई में आए, महाराष्ट्र की राजधानी में आए और यह ऐलान करते हैं कि ये महाराष्ट्र की राजधानी की भाषा मराठी नहीं है, मराठी नहीं हो सकती। यहाँ कोई भी आकर मराठी के बिना रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपको यह अधिकार किसने दिया इस प्रकार का वक्तव्य करने का? क्या आप कलकत्ता में जाकर बोल सकते हैं कि कलकत्ता की भाषा बंगाली नहीं है? क्या आप कोच्चि और त्रिवेंद्रम में जाकर बोल सकते हो कि यहाँ की भाषा मलयाली नहीं है? क्या आप लखनऊ में जाकर योगी जी के सामने खड़े होकर बोल सकते हो कि लखनऊ की भाषा हिंदी नहीं है? क्या आप पटना में जाकर नीतीश कुमार जी के सामने बोल सकते हो कि पटना की भाषा हिंदी नहीं है? क्या आप चेन्नई में जाकर बोल सकते हो कि यहाँ की भाषा तमिल नहीं है, तेलुगु नहीं है? हाँ, आप पंजाब में जाकर बोल सकते हो, अमृतसर, यहाँ की भाषा पंजाबी नहीं है।
बेंगलुरु में जाकर बोल सकते हो यहाँ की भाषा कानड़ी नहीं है। आप महाराष्ट्र में आकर बोल रहे हो यहाँ की भाषा मराठी नहीं है। यही आपकी जो मंशा है कि मुंबई तोड़ना चाहते हो महाराष्ट्र से। ये जो आपकी एक मंशा है, इच्छा है, वो फिर एक बार आपके मुंह से बाहर निकल रही है। हमने मराठी भाषा के लिए बलिदान दिया है। हमारे 106 लोग यहाँ शहीद हो गए हैं मराठी भाषा के लिए। चाहे बाला साहब ठाकरे जी का एक संघर्ष हो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये राज्य स्थापन किया, उनकी भाषा मराठी थी। आप देखिए इतिहास। तो आज विधानसभा चल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके जो लाचार 2 डिप्यूटी सीएम है अजित पवार और एकनाथ शिंदे, अगर हिम्मत है तो आज एक निंदा ठराव लाना चाहिए, रिजोल्यूशन पास होना चाहिए उनके खिलाफ और बोलना चाहिए कि महाराष्ट्र में आकर इस प्रकार की भाषा मत करिए। औरंगजेब को लेकर बयान देने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड किया गया। इसके बावजूद ये मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिसने छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान किया है उन्हें जरूर जेल में डालना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में सिर्फ बयानबाजी चल रही है। बिल्कुल, जैसे अबू आजमी की मांग हम 2 दिनों से कर रहे थे, भाजपा ने 2 दिन लगाए उनको सस्पेंड करने में, और क्योंकि यही भाजपा की बी टीम है और ये सत्य है, वैसे ही अगर जैसे अबू आजमी पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम ये तो मांग करें जेल में डालिए, नो प्रॉब्लम, डालना ही चाहिए। जो भी औरंगजेब की प्रशंसा करेगा उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। वैसी ही सजा जो छत्रपति शिवराय का अपमान करेगा और जो महाराष्ट्र का अपमान करेगा, जो मुंबई विरोधी होगा, जो मराठी विरोधी होगा, जो देश विरोधी होगा, उस पर भी होनी चाहिए। तो क्या सुरेश जोशी पे कार्रवाई होगी? क्या कोरटकर पे कार्रवाई होगी? क्या सोलापुरकर पे कार्रवाई होगी? एक सोलापुरकर को बचाने के लिए, एक कोरटकर को बचाने के लिए अबू आजमी को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आज कश्मीर पर विदेश मंत्री जयशंकर के बयान का खंडन करते हुए कहा है कि उन्हें बढ़ा चढ़ाकर कहना बंद करना चाहिए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी आतंकी गतिविधियां अभी भी बरकरार हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर भी तंज कसा है। कश्मीर के मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को कहा था कि कश्मीर में हमने इनमें से अधिकांश को हल करने में अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि धारा 370 को हटाना एक अच्छा कदम था। ये भाषणबाजी बंद करें जयशंकर जी। 370 हटने के बाद आतंकवादी गतिविधियां नहीं रुकी, बल्कि उनमें बढ़ोतरी हुई। जहां तक सवाल है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, उस पर कांग्रेस ने हमेशा कहा है वो भारत का कण कण वहां का भारत का अविभाज्य हिस्सा है। 11 साल से सरकार बना रखी, बिन बुलाए बिरयानी खाने तो पहुंच गए थे मोदी जी। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? कौन रोक रहा है? मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की विदेश नीति आज ऐसी है कि हम बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। हम जिन मुद्दों पर जोर देना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मुंबई दौरे पर कहा है कि राहुल गांधी आज यहां पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी यहां चमड़ा श्रमिकों से मिलने वाले हैं, उनसे चर्चा करेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे। वो राहुल गांधी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। वो धारावी जाएंगे और उनके साथ 2 से 3 घंटे बिताएंगे। खासकर इस स्थिति में उनके लिए राहुल गांधी से मिलना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वित्तीय स्थिरता होनी चाहिए। राहुल गांधी उनके साथ उस बारे में चर्चा करेंगे। देखो, ये आज राहुल जी का आगमन हो रहा है। राहुल जी आज जो लेबर वर्कर्स है उनको मिलने वाले हैं, उनके साथ में चर्चा करने वाले हैं, उनके फैमिली को मिलेंगे। उनमें बड़ा उत्साह है आज कि राहुल जी आ रहे हैं, क्योंकि ये तो पीढ़ियों से ये काम उनका ये बिजनेस काम चलते आ रहा है। उनकी ढेर सारी समस्या, उनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, ये किस तरह से उनको इस काम करते हुए जूझना पड़ता है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, इन सबको लेकर राहुल जी उनके साथ में उनको मिलने वाले हैं। और केवल उसी के लिए राहुल जी का आज का दौरा है। धारावी में वो जाएंगे और 2-3 घंटा उनके साथ में रूबरू होंगे। और मेरे ख्याल से विशेष रूप से उनको इस
सब परिस्थिति में राहुल जी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीडीओ से काम करते हुए भी उनको जो फाइनेंशियल ये होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, वो भी उस बारे में भी राहुल जी चर्चा कर रहे हैं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर एनसीपी एससीपी विधायक रोहित पवार का कहना है कि देश का प्रतिनिधित्व करते हुए मोहम्मद शमी को लगता है कि रोजी की वजह से उनके प्रदर्शन पर थोड़ा सा भी असर पड़ सकता है और अगर कुछ हो गया तो उन्हें कभी नींद नहीं आएगी। वो एक कट्टर भारतीय हैं जिन्होंने कई बार टीम इंडिया को जीत दिलाई है। खेल में धर्म को नहीं लाना चाहिए। अगर आप आज किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो कहेगा कि उन्हें मोहम्मद शमी पर गर्व है। भाई मोहम्मद शामी इंडिया के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उनके मन में ऐसा होगा कि मैं रोजा रखूं या फास्टिंग करूं तो उसके कारण मेरा परफॉर्मेंस 1-2% इधर उधर हो जाए और उसके कारण इंडियन टीम अगर हार जाती है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो सो नहीं पाएगा, वो जी नहीं पाएगा। वो इंडियन है, हार्डकोर इंडियन है और उन्होंने इंडियन टीम को बहुत बार जिताया भी है। तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करते वक्त ये विषय नहीं लाना चाहिए। ये स्पोर्ट्स है। अगर आर्मी में भी एक आध मुस्लिम सोल्जर होगा, अगर हम इनके खिलाफ लड़ रहे किसी भी हमारे दुश्मन के खिलाफ और वहां पे उनके मन में यही होता है कि कुछ भी करो लेकिन ये दुश्मन को खत्म करो और उसमें वो बड़ी मशीन गन लेके जाना है, बॉम्ब लेके जाना है और अगर एनर्जी कम पड़े उसके कारण अगर आपके साथ रहने वाला एक आध सोल्जर को ईजा होती है, उसमें कुछ उनको गोली लगती है, तो वो भी मेंटालिटी देखना चाहिए। तो या आर्मी हो, क्रिकेट हो और सामाजिक विषय हो, वहां पे धर्म लाने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को अगर आप रोड पे जाके पूछोगे वो बोलेगा वी आर प्राउड ऑफ मोहम्मद शामी। रेलवे स्टेशनों में हमें अक्सर देखने को मिल जाता है कई लोग शॉर्टकट के चक्कर में जान को जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक को पार कर लेते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब सर्कुलर जारी हुआ है। यहाँ अगर आपने रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शॉर्टकट अपनाए, यानी अगर आपने रेलवे ट्रैक पार किया तो आपको जेल भी हो सकती है। फुट ओवरब्रिज का उपयोग करके ही यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं। यहाँ अगर रेलवे ट्रैक पार करते पाए गए तो 6 महीने की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नया सर्कुलर जारी किया है। रेलवे ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि रेलवे ट्रैक पार करने की खतरनाक प्रवृत्ति से बचें। रेलवे ट्रैक पार न करना केवल जान को जोखिम में डालना है, अन्यथा ये एक दंडनीय अपराध भी है। यात्रियों से अपील करते हुए रेलवे ने कहा कि प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। मार्ग उपयोग करने वालों के लिए रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज, सबवे एवं निर्धारित पैदल मार्ग बनाने की बात कही है। रेलवे ट्रैक पार करने की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नियमित रूप से जागरूकता अभियान, लाउड स्पीकर की घोषणाएं और चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इस गंभीर खतरे के प्रति सचेत किया जा सके। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 6 दिवसीय ब्रिटेन और आयरलैंड के दौरे पर हैं। बुधवार को विदेश मंत्री ने ब्रिटेन में अपने समकक्ष डेविड लेमी के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की। जयशंकर लंदन में कई कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं और नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। लंदन में उन्होंने कार्यक्रम के दौरान साफ शब्दों में कहा है कि पीओके को खाली करने से कश्मीर का मुद्दा पूरी तरह से हल हो जाएगा। अब इस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, जो इनका विकास की बात है, चलिए उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये भारत सरकार की नीति रही है सन 48 से कि ये इलीगल है, गलत है, बिल्कुल गैर कानूनी है, एकदम हर अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म के खिलाफ है। कश्मीर हमसे जुड़ा था, वहाँ के महाराजा ने दस्तखत कर कर कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ा था और ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने उसको हथियाया और हर हिंदुस्तानी चाहता है कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है देश का हिस्सा बने। हमारी ये हमेशा सतत यही नीति रही है भारत सरकार की। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। साथ ही आपको बता दें कि होली से एक दिन पहले यानी 13 मार्च को बजट पेश होगा, जिसको लेकर प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी खुद वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी का वित्त मंत्री के तौर पर यह पहला बजट होगा, इसलिए इस बजट से प्रदेश के हर वर्ग को कई उम्मीदें हैं। बजट सत्र को लेकर आमजन ने अपनी अपनी राय रखनी और सुझाव देने शुरू कर दिए हैं। देखिए, हमने क्योंकि हमारी सरकार का तीसरी सरकार का पहला बजट है और इस बजट के अंदर हमने समाज के विभिन्न वर्गों को उनके सुझाव लिए थे। हरियाणा प्रदेश के आम लोगों को पोर्टल के माध्यम से भी हमने सुझाव लिए थे। लगभग 10,000 सुझाव हमारे पास आए हैं
और हमने अलग अलग वर्गों से बात किया है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों से बात किया है, हमने यूथ से बात किया है, हमने महिला उद्यमी से बात किया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बात किया है, हमने जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, हमारे एफपीओज हैं, जो प्राकृतिक खेती करने वाले लोग हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर के लोग हैं, ऐसे सब उन लोगों से भी हमने अलग अलग समय के ऊपर बात किया है। हमने महिला जनप्रतिनिधि उनसे भी बात किया है और हमने स्टार्टअप से भी बात किया है और सबके सुझाव हमारे पास है, बहुमूल्य सुझाव हैं। हम चाहते हैं कि ये बजट हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की आकांक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करे, उनका बजट हो और उसको लेकर के हम लोगों के सुझाव हमने लिए थे, उनको इसमें समाहित हम कर रहे हैं, जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। बीजेपी नेता दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा है कि देश में हमारी मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली सरकार रही है। अपने नागरिकों को सुरक्षित माहौल देना, अपराध मुक्त वातावरण प्रदान करना और भयमुक्त समाज बनाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। देश की हमारी मोदी सरकार या उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार, ये अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली सरकार है। हमारे नागरिकों को हमें एक सुरक्षित माहौल देना है, एक अपराध मुक्त माहौल देना है, एक भयमुक्त माहौल देना है, ये हमारा टारगेट है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस, ये सब चुस्ती और दुरुस्ती के साथ समाज में शांति स्थापित रहे, समाज में कानून व्यवस्था का राज स्थापित रहे, इसके लिए काम करते हैं। और निश्चित तौर पे हमको जिस चीज के लिए जनता ने चुना है, समाज को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए, प्रदेश और देश को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए, हम उस दिशा में बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। यकीनन आप देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता आखिर देश को, समाज को किधर ले जाना चाहते हैं। आज हमारा समाज विकास की तरफ, विश्वास की तरफ, देश को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा देश को भटकाने, बरगलाने और बहकाने का काम किया है। हमें बड़े अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता का सुख हासिल करने के लिए किसी भी तरीके से आगे जाना चाहते हैं। आज हमारा समाज जिस तरीके से भारत का गौरव आगे बढ़ रहा है, भारत का इतिहास आगे बढ़ रहा है, भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ रही है, इस बात से समाजवादी पार्टी के लोग परेशान हैं। अगर हमारे जो रोल मॉडल हैं वो कौन होने चाहिए, इसमें भी समाजवादी पार्टी के लोगों को कंफ्यूजन है, लेकिन हमारे समाज को, हमारे देश को कंफ्यूजन नहीं है। हमारे देश और समाज देख रहा है कि समाजवादी पार्टी केवल और केवल नकारात्मक भाव के साथ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि यहाँ उत्तर प्रदेश के कानून का राज है। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जब भी सूचना मिलती है कि यहाँ विदेशी ताकतें सक्रिय हो रही हैं तो सरकार और कानून ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्रिय हो जाता है। देखिए, यहाँ कानून का राज है। यूपी में कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं। ज्यों सूचना मिलती है कि विदेशी ताकतें यहाँ सक्रिय हो रही हैं तो सरकार भी सक्रिय हो जाती है, कानून भी सक्रिय हो जाता है। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। कि अबू आजमी जी को हम क्या कहें, उनको अपनी कौम के प्रति सोचना चाहिए। वोट दिलाने के लिए तो ये लोग सपा को वोट दिलाते हैं, आजम खां जी हैं सपा को वोट दिलाते हैं, अब्दुल्ला बुखारी कांग्रेस को वोट दिलाते हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे तो बसपा को वोट दिलाते थे, आज कांग्रेस को दिला रहे हैं। ये वोट दिलाने के ठेकेदार लोग कौम के प्रति नहीं सोचते हैं कि आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था, आज वो 1% नहीं रह गया है। आज अगर कहीं दंगा होता है कहीं, तो वहां जाने के लिए हमको सिपाही चाहिए मुस्लिम, हमको दरोगा चाहिए मुस्लिम, हमको सीओ चाहिए मुस्लिम। उस मामले को शांत करने की, समझाने और समझने के लिए वहां ऐसे लोगों की जरूरत होती है। इस पे उनका ध्यान नहीं है। ध्यान फिजूल बातों पर ये चर्चा करते हैं। मुसलमानों में बेहतर शिक्षा कैसे हो, रोजगार उनको कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, अमन चैन कैसे हो, भाईचारा कैसे पैदा हो, इन सब चीजों पर ये सब चर्चा नहीं करते। ये खाली लोगों को गुमराह करके नफरत पैदा करने की बात करते हैं और वोट की राजनीति करते हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, 15 साल तक आपके माता पिता ने शासन किया। यदि आपकी कही गई बातों को सही माना जाए कि 15 साल में गाड़ी बदल दी जाती तो इसका मतलब यही हुआ कि लालू यादव और
राबड़ी देवी राजनीतिक रूप से खटारा हो चुके हैं। जो व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर अपने माता पिता का अपमान करे, उससे बिहार की जनता क्या उम्मीद कर सकती है। माननीय तेजस्वी यादव जी, 15 वर्ष तक आपके माँ पिता ने राज किया। अगर आपके द्वारा दिए गए कथन को सही माना जाए कि 15 वर्ष में गाड़ी बदल दी जाती है, तो इसका मतलब कि राजनीतिक खटारा है लालू यादव, राबड़ी देवी राजनीतिक खटारा। तो जो माँ बाप का सार्वजनिक अपमान कर दे, उससे बिहार की जनता उम्मीद क्या करेगी। और अगर राजनीतिक रूप से खटारा मान लिया राबड़ी देवी को, तो लालू जी को तो बेचारे को राजनीतिक नजरबंद कर ही दिया है। अब बेचारा बालू उलूला में कभी मौका मिलता है तो भाषण उषण देने चले जाते हैं। लेकिन अगर माँ को खटारा घोषित कर दिया राजनीतिक रूप से, तो विपक्ष के नेता पद से चालू सत्र में हटाइए। दूसरा, माननीय नीतीश कुमार जी आप ही के नेता थे ना, शहाबुद्दीन फ्रीडम फाइटर थे इनके, सोशल जस्टिस के। क्या कहा था कि परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री है। तो हमने कहा था ना कि ऐसा इंजेक्शन देंगे ना कि दर्द जब करेगा तो आह निकलेगा, लेकिन जनता बाह बोलेगी। हमारा इंजेक्शन बहुत एंटीबायोटिक होता है, इसका एहसास तो तेजस्वी यादव आपको है। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं जनता के आशीर्वाद से, और आपको यह हमने करके दिखा दिया, इन द इन आउट द आउट। आपको हम एक्स्ट्रा पेविलियन में का खिलाड़ी मानते हैं, आप कह रहे हैं कि हम बनाए हैं। औरंगजेब पर दिए गए बयान पर महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी विधायक अबू आसिम आजमी के विधानसभा से निलंबन पर एमआईएम के बिहार अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि बीजेपी के पास नफरत की राजनीति के माध्यम से राजनीतिक लाभ उठाने के अलावा कोई अन्य काम नहीं है। औरंगजेब एक महान सम्राट थे। उन्होंने टोपियां सिलकर आजीविका अर्जित की। उन्होंने करदाताओं के पैसों का इस्तेमाल खुद पर नहीं किया, उन्हें यहीं दफनाया गया था। उन्होंने अंग्रेजों की तरह लूटपाट नहीं की, बल्कि उन्होंने इस देश की सेवा की। काफी कंट्रोवर्सी हो गई है, अबू आजमी पर कार्रवाई भी। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का मामला नफरत की आग में रोटी सेकने के अलावा कुछ भी नहीं है। आज का नौजवान कारोबार चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान फसलों की कीमत चाहता है, किसान अपने खेतों में पानी चाहता है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, और सिवाय नफरत के इनके पास कोई इशू नहीं है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इतना नेक बादशाह जो टोपी सीकर अपनी रोजी रोटी का काम चलाया, देश के आम जनों के टैक्स के पैसों को अपने शरीर पर इस्तेमाल नहीं किया। आज भी औरंगजेब इसी मिट्टी में समा गए हैं। वो अंग्रेज नहीं थे जो लूटकर भाग गए थे, बल्कि इस देश की उसने सेवा की थी। और अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक टुकड़े टुकड़े हुए बटे हुए भारत को अगर किसी ने अखंड भारत बनाया, महान भारत बनाया, तो उसका नाम औरंगजेब है। औरंगजेब ने मंदिर में भी मस्जिद में भी एक ही नज़र से देखा, जमीन इसको भी। हंगामा क्यों है बर्पा, उनके नफरत के सौदागरों से पूछिए। सूरज निकलता है, सूरज जब निकलता है अगर चमगादड़ अंधा हो जाए तो हमें क्यों कहते हैं? ये लोग प्रेम के दुश्मन हैं, ये लोग शांति नहीं चाहते हैं, ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, और इन्होंने संविधान के विपरीत काम किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सरकारों के खिलाफ सो मोटो नोटिस लेनी चाहिए। यकीनन कार्रवाई गैर आईनी है, असंवैधानिक कार्रवाई है उन पर। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जब लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री बने थे तो वो कुछ भी नहीं थे। वो तो नीतीश कुमार ने रात भर प्रचार करके लालू को मुख्यमंत्री बनाया था। एक विधायक भी लालू यादव को पसंद नहीं कर रहा था। वो खुद प्रस्तावक थे और शिवशंकर मास्टर विधायक सिर्फ उनके समर्थन में थे। सिर्फ यही दो आदमी थे, तो क्या बोलेंगे तेजस्वी यादव? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का सपना मन में पाले हुए। अब सपना अगर देखे हैं वो, तो सपना देखना कोई बुरा चीज नहीं है, हम पहले भी कहते रहे, सपना वो देखें। लेकिन बिहार की जनता 15 साल तक उनके माता पिता के शासन को देख चुका है। जहां कोई शासन ही नहीं था, जिस राज्य में कोई शासन नहीं था, लालू प्रसाद जी शासन किए। जब चारा घोटाला में वो जेल गए
या जाने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक तो कि वो परिवार से बाहर निकले ही नहीं, और अब अपने पुत्र को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो पति पत्नी पुत्र, यही तो पार्टी हो। क्या बिहार का भला करेगा? क्या बिहार की सोच है? क्या बिहार की समस्याओं के बारे में उनकी जानकारी है? लालू प्रसाद जी के राज में बिहार में सड़क नाम की कोई चीज कहीं नहीं थी। बिजली किसी गांव में नहीं था। बिजली का खपत पूरे प्रदेश में 600 मेगावाट होता था। आज लगभग 7000 मेगावाट बिजली का खपत है। बिहार में कानून व्यवस्था थी नहीं, अपहरण का उद्योग चलता था। उद्योग की फिरौती कहां वसूली जाती थी, ये सब जानते हैं। तो न कानून व्यवस्था था, न सड़क थी, न बिजली थी, न कोई आपदा का प्रबंधन था। लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की गाड़ी के सामने प्रदर्शन किया। उनकी कार को रोकने की कोशिश की, उनकी गाड़ी के सामने नारेबाजी की, तिरंगे का भी अपमान किया, भारतीय झंडे को फाड़ने की भी कोशिश की। भारत ने विदेश मंत्री की सुरक्षा में हुई इस बड़ी लापरवाही की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हमने विदेश मंत्री की लंदन यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की फुटेज देखी। हमें अलगाववादी और चरमपंथियों के छोटे समूह की उकसावे वाली गतिविधि की निंदा करते हैं। दरअसल ये घटना तब हुई जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए वहां से निकल रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स दौड़कर उनकी कार के पास पहुंचा और उसने तिरंगे को फाड़ने की कोशिश की। हालांकि वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को पकड़कर वहां से हटा दिया। दरअसल पिछले कुछ सालों में कनाडा, ब्रिटेन जैसे मुल्कों में खालिस्तानी समर्थक कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। इस वजह से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। खालिस्तानी समर्थक आए दिन यहाँ कुछ न कुछ भारत विरोधी गतिविधि करते रहते हैं। ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थकों का ये प्रदर्शन कोई पहली बार नहीं हुआ है। साल 2023 में खालिस्तानी समर्थकों ने इंडियन एम्बेसी में घुसकर उत्पात मचाया था। इस पर लगे तिरंगे का अपमान किया था, उसे उतारने की कोशिश की थी। एम्बेसी के बाहर भारत विरोधी नारे भी लगाए थे। ब्रिटेन में जिस वक्त ये सब हुआ उस समय भारतीय मूल के ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री थे। कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने उपद्रव किया था। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।